हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। आप जानते हैं कि एवरी संडे मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप लोगों ने पूरे सप्ताह भर डेली करंट अफेयर क्लास नहीं की और अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास में एग्जाम के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसके लिए डेली क्लास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वीकली करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं। और साथ में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं पूरे सप्ताह के बेहतरीन क्वेश्चंस का, तो भी रिवाइज कर सकते हैं। तो होपफुली ये बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए क्लास। और ये 24 मार्च 2024 की क्लास है। इसके बाद आप जानते हैं कि हम इस महीने के टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे। तब आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, आपको कुछ नए सवाल मिलेंगे। पूरे महीने का एक रिवीजन करने के बाद 3 महीनों का भी रिवीजन करेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 2024 का जो पहला क्वार्टर, पहली जो 3 महीनों का सेशन है वो पूरा हो जाएगा और उसका रिवीजन भी मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए स्पेशल लाइव क्लास के अंदर। तो चलिए भाई, आज हम बात कर लेते हैं जल्दी से इन वीकली करंट अफेयर के बेहतरीन 50 सवालों के बारे में। पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल है यहां पर कि हाल ही में भारत के असम राज्य में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, जो ऑयल इंडिया कंपनी की है। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, आप जानते हैं उसकी एक संस्था है, उसकी एक डिवीजन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, और इसने अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है, यानी कि भारत के बाहर इसका एक रीजनल ऑफिस बनाया गया है, जो भारत के ही पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश में शुरू किया गया। इसको बनाने की शुरुआत लगभग 2023 में हुई थी और अब उसको 2024 में फाइनली ओपन कर दिया गया। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो आसाम की है, इसका मुख्यालय, इसका एक जो रीजनल ऑफिस होगा वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहां पर, नमो ड्रोन दीदी योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई? हाल ही में भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत दीदी यानी कि महिलाओं को स्पेसिफिकली ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ड्रोन किस तरह से उड़ाना है और बेसिक तौर पर इसका इस्तेमाल खेतों में किस तरह से करना है, इसका उर्वरक के लिए, बीज बोने के लिए और देखभाल करने, निगरानी करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसीलिए देखो यहां पर नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है और इसको है सशक्त नारी विकसित भारत नाम की योजना के तहत, इस पहल के तहत इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना की शुरुआत कहां पर की गई और इसके उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? याद रखिए, ये जो ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग, एक्चुअली ये मारुति सुजुकी का जो प्लांट है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के अंदर बेसिकली हांसलपुर नाम की जगह पर आता है। ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जो मारुति सुजुकी प्लांट है, वहां पर उस प्लांट के अंदर रेलवे की प्रोजेक्ट को लाया गया है, रेलवे को लाया गया है, ताकि यहां से जो मारुति की गाड़ियां तैयार होकर पूरे देश भर में जाती है उनको रोड का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। तो ये यहां ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना गुजरात से संबंधित है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसका उद्घाटन किया है मारुति सुजुकी के इस प्लांट में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2024 का IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार जो है ये दिया गया। हाल ही में मलेशिया के अंदर एक आयोजन हुआ था और मलेशिया के अंदर आयोजित इस आयोजन के अंदर बेसिक तौर पर यहां पर एक व्यक्ति हैं भारत के और उनका नाम है श्रीनिवासन स्वामी। तो मीडिया के लिए बेहतर तरीके से उन्होंने काम किया और इसके लिए उन्हें मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया वगैरह के लिए इन्हें श्रीनिवासन स्वामी को यहां IAA गोल्डन कंपास अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है भाई। चलिए, तो होपफुली ये याद रहेगा। और मैंने आपको बताया कि बेसिकली अभी यहाँ पर जो पूरा इवेंट है ये ऑर्गेनाइज हुआ, उस इवेंट के अंदर इनको सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए? याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक नहीं बल्कि 11 लोग हैं, जिनमें 10 को सूचना आयुक्त बनाया गया। इसलिए 10 ही नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन उसके अलावा एक है जिनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि राज्य उत्तर प्रदेश में होने वाले, उनका नाम क्या होगा? बस इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी अगर आपने याद कर लिया तो काम चलेगा। तो राजकुमार विश्वकर्मा जो होंगे इस बार उत्तर प्रदेश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर सचिन रविंद्र ने सर रिचर्ड हैडली मेडल को जीत लिया है? यानी कि सर रिचर्ड हैडली अवार्ड जो दिया जाता है क्रिकेट में
न्यूजीलैंड देश के द्वारा दिया जाता है। और न्यूजीलैंड के पुरुष क्रिकेटरों में आपको याद रखना है सर, यहाँ पर जो बेसिकली न्यूजीलैंड के हैं सचिन रविंद्र, जो फिलहाल अभी हमारे चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं। एमएसडी की कैप्टनसी नहीं होगी अब की बार, आप जानते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन बना दिया गया। अब वो कैप्टनसी करेंगे, ऑब्वियस है कैप्टनसी करेंगे, यानी कि उसको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। एमएसडी जो पर्दे के पीछे के कैप्टन रहेंगे, ऑब्वियस है जो उन्होंने 2022 में कोशिश की थी रविंद्र जडेजा के साथ, वही कोशिश वो करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। तो फिलहाल जो भी होगा इस आईपीएल के अंदर, फिलहाल आपको याद रखना है भाई यहां पर कि सबसे युवा क्रिकेटर के रूप में जो न्यूजीलैंड की एमिलिया केयर है वो महिलाओं के केस में, और जो पुरुषों की है उसमें सचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है, मेडल दिया गया है। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अहमदनगर। ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है और इसके अंदर अहमदनगर नाम का शहर भी ऑब्वियस है। तो ये शहर, ये जिला जो है अब इसका नाम अहमदनगर नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार यानी एकनाथ शिंदे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा फाइनली अप्रूवल, यानी कि राज्य की कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है, इसका नाम अहिल्यानगर होगा। किसका? अहमदनगर का। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और ये हस्ताक्षर हुए हैं बेसिक तौर पर किस विषय को लेकर, किससे रिलेटेड होंगे? याद रखना सिंगापुर के साथ भारत कई तरह की अभ्यास करता है, कई तरह के समझौते ऑलरेडी भारत और सिंगापुर के बीच में चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो एग्रीमेंट भारत सिंगापुर में है वो कानून को लेकर है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने को लेकर है। इसीलिए भारत के कानून मंत्री के द्वारा हस्ताक्षर हुए हैं जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। आप जानते हैं पहले किरण रिजिजू हुआ करते थे, लेकिन अभी अर्जुन राम मेघवाल हैं। बेसिकली ये भी पता हो आपको कि किरण रिजिजू अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस संभालते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हाल ही में एक और चेंज आया है सर, वो ये है कि अब इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग वाला जो मंत्रालय है वो भी आ गया है अब इन्हीं के पास, किरण रिजिजू के। लेकिन फिलहाल यहां पर बात लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हो रही है भारत और सिंगापुर के बीच में, और ये बेसिक तौर पर अर्जुन राम मेघवाल ने भारत की ओर से साइन किए हैं। चुनावी बॉन्ड पर भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस राजनीतिक दल को सबसे कम चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुए? यानी कि चुनावी बॉन्ड, आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कीम लाई गई थी, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत राजनीतिक पार्टियों को 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा सकता था, जिनको पॉलिटिकल पार्टीज एसबीआई बैंक के थ्रू कैश करा लेती थी विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर। ये कंटिन्यूस गैप पर थोड़े थोड़े समय के बाद इनको लाया जाता था, याद रखिएगा। और फिलहाल यहाँ जो 4 पॉलिटिकल पार्टी दी गई हैं, वैसे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुल मिलाकर 519 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना डिक्लेरेशन तक दे दिया है अपने चंदे को लेकर। कुछ पार्टीज अभी भी बाकी हैं उसमें, यानी ईसीआई इस बार कुछ अलग करने के इरादे से आप जानते हैं तैयार है। तो फिलहाल यहां याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश जारी किए थे, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। बीजेपी लगभग 7000 करोड़ रुपीस रिसीव करने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी की पार्टी आप कह सकते हैं जनरली, और उसके बाद बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 2.5 करोड़ का चंदा मिला है। उसके अलावा बाकी रीजनल पार्टी जैसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मात्र 50 लाख का मिला है। तो यहां बेहतर है कि सवाल में याद रखा जाए कि सबसे ज्यादा मिला है लगभग 7000 करोड़ रुपीस बीजेपी को, लेकिन याद रखना यहां आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल जो होगी फिलहाल इन पॉइंट में वो 2.5 करोड़, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही उन्हें मिल पाए हैं। इन सभी वर्षों में मिलाकर जेडीयू को लगभग 13 करोड़ के आसपास आई थिंक मिले हैं, और भी कुछ बड़ी रकम हो सकती है। चलिए भाई, तो राष्ट्रीय जनता दल जो होगी यहां पर वो फिलहाल सबसे कम होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्रेडिट समर्थन बढ़ाकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल के तहत जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, वो यहां पर लोन वगैरह अप्लाई कर सकते, क्रेडिट ले सकते हैं। उन्हें 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, और अभी इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को लोन दिया जा चुका है और 720 करोड़ रुपए लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है सरकार, अपने डेटा में कहती है। और यहां 15 लाख रुपए तक का एक व्यक्ति को लोन
मिल सकता है, और स्पेसिफिकली ताकि व्यापार, कारोबार, रोजगार बढ़ सके, और ये जो हाशिए पर है यानी जो पिछड़ा वर्ग है, जो इकोनॉमिकली तौर पर बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, उसको अपग्रेड किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। सरकार लेकर आई है पीएम सूरज या सुराज, दोनों तरह से पढ़ा जा रहा है इसे, पीएम सूरज योजना के नाम से याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रसार भारती द्वारा शुरू की गई समाचार साझाकरण सेवा का नाम क्या है? हाल ही में जो प्रसार भारती है, आप जानते हैं इसके वैसे नए चेयरमैन भी बनाए गए रिसेंटली, मैं आपको बताऊंगा, अगला सवाल भी होगा ये। लेकिन यहां पर एक समाचार साझाकरण यानी जो प्रसार भारती के समाचार है वो कोई भी यहां से लेकर अपने न्यूज चैनल पर दिखा सकता है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकता है, यानी न्यूज हर जगह पहुंच जाए, इसलिए प्रसार भारती, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं लगाएगा। यहां पर यह समाचार साझाकरण प्रणाली होगी, सेवा होगी, पीएम या सॉरी पीबी यानी प्रसार भारती शब्द के नाम से होगी, ये प्रसार भारती शब्द यानी समाचार साझाकरण सेवा कहलाएगी। किस देश ने मरने में सहायता का वैध बनाने वाला एक नया कानून, मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो कानून है हमारे पास वो कई सारे आ रहे हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रकार के। आपको याद होगा कि एक व्यक्ति को नाइट्रोजन गैस के तहत उसको सजा दी गई थी, फांसी की सजा थी, लेकिन उसके लिए हैंग नहीं किया गया था, बल्कि आप ये कह सकते हैं सर उसे यहां पर नाइट्रोजन गैस में छोड़ दिया गया था और उसका डेथ हो गई। फिर ये अमेरिका में ट्रायल हुआ था, और उसके बाद अगर मैं कहूं एक गर्भपात को लेकर कानूनी अधिकार जो आया था वो फ्रांस देश ने दिया था, और यहां पर जो मरने में सहायता यानी अगर कोई व्यक्ति है जो ठीक होने की स्थिति में नहीं है तो उसको मरने में सहायता की जा सकती है, और इसके लिए उसके अप्रूवल लेना होगा, लेकिन पहले फ्रांस ने ही इस कानून को पारित किया है। फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री, फिलिस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो लगातार चल रहा है। फिलिस्टाइन और गाजा है ये दो हिस्से हैं जो पैलेस्टीन के, और इजराइल के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है। वैसे गाजा में ही हमास ग्रुप जो है वो सक्रिय है, जिसको आतंकवादी संगठन की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन फिलहाल ये जो गाजा का क्षेत्र हमास का है और उसके साथ इजराइल लगातार वॉर में, फिलिस्तीन के साथ वॉर चल रहा है, और कई सारे देश सपोर्ट में है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जो होंगे यहां पर याद रखना, वो फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए भाई। तो पैलेस्टाइन के जो नए प्रधानमंत्री होने वाले वो मोहम्मद मुस्तफा होंगे भाई यहां पर, और महमूद अब्बास होते थे यहां पर इससे पहले तक, और राष्ट्रपति भी होते हैं एक्चुअल में यहां पर। तो ये अलग अलग नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, तो यहां पर कुछ चेंज हुए हैं, और बिल्कुल अभी आपको याद रखना है कि जो पैलेस्टाइन है मोहम्मद मुस्तफा होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथ। अगला सवाल क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, जितने इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन हम कर रहे हैं, आप देख रहे हो यहां पर, और इनको लगातार पढ़ते हुए चलिएगा। अगला सवाल है स्पेस एक्स, आप जानते हैं एलॉन मस्क की कंपनी है। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, जो उनकी एक स्पेस एजेंसी भी आप कह सकते हैं, स्पेस से रिलेटेड संस्था भी है, कंपनी भी है, और उसने एक रॉकेट विकसित किया जिसका तीसरा ट्रायल था ये, जो पृथ्वी पर वापसी के दौरान यानी पृथ्वी से गया और जब वापसी कर रहा था इस दौरान वो खो गया है, यानी उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो टूट गया है यहां पर, और इसी वजह से खोने की बात हम कर रहे हैं। इसका नाम रखा गया है स्टारशिप, इसका नाम स्टारशिप रखा गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति ने कितने सदस्यीय थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगभग 18,000 पेजेस की एक रिपोर्ट रिलीज की है, और ये रिपोर्ट उन्होंने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यानी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के पास जमा कर दी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या वास्तव में मुमकिन है कि एक समय पर लोकसभा के और राज्य में विधानसभाओं के चुनाव हो, और जो स्टेट में भी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बना रहेगा, यानी राज्य में भी सरकारें रहेंगी, देश में भी सरकार रहेगी, लेकिन चुनाव एक साथ होंगे। यानी जब एक व्यक्ति वोट देने के लिए जाएगा तो वहां पर एक लोकसभा के लिए यानी कि वो अपने एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेलेक्ट करेगा अपने क्षेत्र के, और एक तरह वो एमएलए का सिलेक्शन करेगा अपने राज्य के लिए, और वहां से वो सीएम बनेंगे, वहां से एक पीएम बनेंगे।
लेकिन ये वास्तव में पॉसिबल है, यानी इसको पूरी थ्योरी समझाई और कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कुछ हमें संवैधानिक प्रावधान करने होंगे, कुछ बदलाव करने होंगे, और ये सारे बदलाव एक लंबी कहानी है जिसमें टाइम लगेगा। और ये 8 सदस्यों की कमेटी है जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। याद रहेगी ये बात। तो 18,000 प्लस पेजेस की रिपोर्ट जमा की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। चीन, ईरान और रूस के बीच में भी एक नौसैनिक अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है सुरक्षा बेल्ट 2024। सुरक्षा बेल्ट 2024 के नाम से ये एक नौसेना अभ्यास, जिसमें तीनों देशों के नौसेनाएं जो नवल ऑफिस हैं इनके, वो यहां पर एक्सरसाइज करने वाले हैं एक साथ। और ये गल्फ ऑफ ओमान के, यानी ओमान की जो खाड़ी है वहां पर होने वाला है। 3 देश याद रखिएगा, रशिया, चाइना और ईरान होंगे। नाम होगा सिक्योरिटी बेल्ट, सुरक्षा बेल्ट 2024, गल्फ ऑफ ओमान में। भारतीय नौसेना के द्वारा 2 नए जहाज लॉन्च किए गए हैं, नए शिप लॉन्च किए गए इंडियन नेवी के द्वारा, यानी अग्रे और अक्षय के नाम से। ये अग्रे या अक्षय क्या है, इस तरह सवाल पूछ सकता है, याद रखना। अग्रे और अक्षय जो होगा यहां पर, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर होंगे, यहां पर पनडुब्बी रोधी युद्ध होंगे यहां पर। और याद रखना, जो सबमरीन होती है, पनडुब्बी होती हैं, अगर उससे वार होता है, उससे युद्ध होता है, तो उसको रोकने का काम करेंगे ये अग्रे और अक्षय नाम के जहाज होंगे। केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया है कि हर साल में एक दिवस ऐसा होगा जिस दिन हैदराबाद का मुक्ति दिवस होगा। आप याद रखें कि सर यहां 17 सितंबर 1948, क्योंकि वो दिन है जिस दिन हैदराबाद भारत का हिस्सा बना था आधिकारिक तौर पर। और उससे पहले जितनी भी चीजें हुई हैं वो एक लंबी कहानी है जो निजाम का दौर रहता था। और फिलहाल याद रखिए ये 17 सितंबर को, इसको ही अब यहां पर हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाएगा, 17 सितंबर को। प्रसार भारती, मैंने बताया पीएम शब्द नाम की एक योजना भी आई है, सेवा भी आई है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? तो प्रसार भारती जो है उसके नए अध्यक्ष होने वाले हैं नवनीत कुमार सहगल। याद रखना, जिस तरह आपको हर एक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष का पता होता है आजकल, क्योंकि ये सवाल कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, तो न्यू प्रसार भारती जो चेयरमैन होंगे उनका नाम नवनीत कुमार सहगल होगा। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास लिया है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट से या डोमेस्टिक क्रिकेट से भी, क्योंकि रेड बॉल का इस्तेमाल उसी में होता है, याद रखना। तो रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की अपने डोमेस्टिक सीजन का फाइनल खेल रहे इस समय वो, उसके बाद ऑब्वियस रिटायरमेंट ले लेंगे, वहां पर वो होंगे मैथ्यू वेड। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बैट्समैन है मैथ्यू वेड, रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा एक लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार शुरू बनाया गया, यानी कि जो लेजर और जो यहां पर स्पेसिफिकली जो ड्रोन टेक्निक है हमारे पास और बाकी सारी टेक्निक होती हैं, उन टेक्निक का इस्तेमाल आप जानते हैं आजकल होने वाला है फ्यूचर में वॉर में। और ब्रिटेन ने अपने रक्षा को बेहतर करने के लिए, अपने डिफेंस को और मजबूत करने के लिए लेजर डायरेक्टरेट जो एनर्जी वेपन्स है वो बना दी। उनका नाम रखा है ड्रैगन फायर के नाम से। क्या नाम रखा उसका? ड्रैगन फायर रखा, याद रखिएगा, ब्रिटेन के द्वारा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने कितनी जेलों को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया, यानी जहां का खाना उस क्वालिटी का है जिसको ईट राइट की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे कैंपस, ऐसी जेल जो होंगी बेसिक तौर पर, आप जानते हैं वैसे अब एक राज्य में तो जेल नहीं कहा जाएगा, इनको सुधार गृह कहा जाएगा, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन यहाँ FSSAI ने जो फूड सिक्योरिटी पर वर्क करता है 100 जेलों को ईट राइट कैंपस माना है। परोपकारी कार्य के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे PV नरसिम्हा राव हैं, जिन्हें 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा रहा है। इससे पूर्व में ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अभी इन्हीं के नाम पर दिए गए मेमोरियल अवार्ड को एक परोपकारी कार्य के लिए रतन टाटा जी को दिया जाएगा, जो जनरली तौर पर आप जानते हैं कि इस कार्य तरह के कामों में हमेशा से वो न्यूज में रहते हैं, अपने इंडिविजुअल भी, पर्सनली भी, और साथ में टाटा कंपनी की तरफ से भी। तो नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो होगा वो रतन टाटा जी को मिलेगा। उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर यानी चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये महिला जर्नलिस्ट को दिया जाता है, महिला मीडिया पर्सन को दिया जाता है।
और यहां पर 2 महिला मीडिया पर्सन, एक का नाम है ग्रीष्मा कुठार और एक का नाम है रितिका चोपड़ा, एक इंडिपेंडेंटली न्यूज कवर करती है और एक कंपनी के द्वारा एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर करती हैं। और इन दोनों को ही इस बार चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चुना गया है। याद रखना है, ग्रीष्मा कोठारी और रितिका चोपड़ा होंगी। कि राज्य सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस बाजरे की अच्छी क्वालिटी वाले बीजों के साथ मुफ्त बीज किट वितरित करने की योजना बनाई है, ताकि राज्यों में मुफ्त बीज दिए जाएंगे बाजरे से संबंधित और बाजरा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा राज्य में। जिस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा, जहां पर दिया कुमारी जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। जहां और एक और उप मुख्यमंत्री है, वैसे तो आपको पता ही होगा सर यहां पर, क्योंकि अब एक नहीं बल्कि हर एक राज्य में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है लगभग कि राज्य में एक की जगह 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं। और जैसे कि रिसेंटली हरियाणा में हो चुका है सर, इससे पहले हमने देख चुके हैं महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है और लगभग सभी राज्यों में, अभी एकदम से याद नहीं आते आपको, लेकिन आप जानते हैं कि लगभग मोस्टली स्टेट में अब ऐसा ही हो रहा है सर। तो चलिए फिलहाल याद रखिएगा यहां पर जो बात मैं कर रहा हूं आपसे, तो ये राजस्थान होगा। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 की इस टीम ने जीत ली है। ये क्रिकेट में खेली जाती है, भारत की सभी राज्य टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। उसके अलावा कुछ और टीमें भी हैं, जैसे सर्विसेज की टीम है वो भी खेलती है। और रणजी ट्रॉफी को 42वीं बार मुंबई ने जीत लिया है और इस बार विदर्भ को फाइनल में हराया है। विदर्भ की टीम को हराकर मुंबई की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 को जीत लिया है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें शामिल हैं। स्टार्टअप महाकुंभ में दिल्ली के अंदर जो स्थित होगा हमारा, जिसका नाम है कुटुंब, यहां पर याद रखिएगा, जहां पर हमारा G20 की जो बैठक है वो भी कराई गई थी, यानी कि दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित जो हमारे पास एक नया कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है और उस नए कन्वेंशन सेंटर के अंदर दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। फ्लोरा एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पर हो रहा है? 25वां संस्करण, जिसमें फ्लोरा एक्सपो होगा, यानी फ्लावर से रिलेटेड, फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड होगा फ्लोरा एक्सपो, जो इस बार नेपाल देश के काठमांडू में होगा। फ्लोरा एक्सपो 2024 जो होगा वो काठमांडू में होगा, नेपाल के अंदर। वेल्स देश है एक इंग्लैंड के पास पड़ने वाला एक छोटा सा देश है वेल्स, और वो कार्डिफ उस देश की राजधानी है वेल्स की। और उस देश के फर्स्ट मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यहां उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं भाई। क्या हो सकता है? क्योंकि इंग्लैंड के तो ऑलरेडी ऋषि सुनक है, स्कॉटलैंड के हमजा यूसुफ हैं, वॉन गैथिंग के नाम से आप याद रखेंगे। यहां पर वेल्स पार्टी के जो होंगे यहां पहले देश के यानी कि पहले मंत्री बने हैं। मिस्र के लिए यूरोपीय संघ द्वारा एक सहायता पैकेज की घोषणा की गई है। यह सहायता पैकेज कितना होने वाला है? तो मिस्र यानी इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, आप जानते हैं। और ये इजिप्ट के लिए जो सहायता पैकेज देगा यूरोपियन यूनियन, जो ब्रुसेल्स में हेड ऑफिस है, 27 देशों का संगठन है, ये $8 बिलियन देने वाला है, यानी कि लगभग 7.4 बिलियन यूरो देने वाला है, क्योंकि यूरो की वैल्यू डॉलर से ज्यादा होती है थोड़ी सी। तो 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर की पैकेज की सहायता मिस्र को यूरोपियन यूनियन करेगा। सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों का कैशलेस इलाज हो जाएगा, और इसके लिए जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, नितिन गडकरी जी के पास, उन्होंने एक नई योजना शुरू करी है। अभी पायलट प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसमें 1.5 लाख रुपए तक का, कितना? 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज हो जाएगा। सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं से भी हो, अगर सड़क दुर्घटना होती है तो पास के नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज का 1.5 लाख रुपए तक का उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंडीगढ़ में लागू कर दिया गया। रेलगाड़ियों के पहिए बनाने के लिए जालीदार पहिए बनाने वाला नया संयंत्र, जो यहां पर जालीदार पहिए होंगे रेलवे के, वो बनाए जाएंगे। और उसको बनाने के लिए एक नया संयंत्र, एक नया प्लांट सेटअप किया गया तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। याद रखिएगा, रेलगाड़ी के जालीदार पहिए होंगे चेन्नई, तमिलनाडु में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? तो CBSE जो हमारा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है,
जिसका मुख्यालय आप जानते हैं दिल्ली के अंदर है। इसके अंदर निधि छिब्बर जो थी वो इसकी पूर्व अध्यक्ष थी, और अब जो इसके अध्यक्ष है वो है राहुल सिंह। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया है? तो आपको याद रखना है, तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में जो थी वो टी सौंदराराजन थी, और टी सौंदराराजन अब इस पद से हटकर सीपी राधाकृष्णन को अतिरिक्त प्रभार जो कि झारखंड के ऑलरेडी हैं उनको दिया जा रहा है यहां पर। तो तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में तमिलिसई सौंदराराजन ने इस्तीफा दिया, जो स्वीकार कर लिया गया। हाल ही में रूसी चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने किस कार्य के लिए राष्ट्रपति बने हैं? यहां पर यह कौन सी बार राष्ट्रपति पद पर आ चुके हैं? याद रखिएगा 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि रूस के राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन ही चुने गए। 5th टाइम ऐसा हो रहा है भाई, 5वीं बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली एकीकृत पाम ऑयल जो जनरली तौर पर भारत इंपोर्ट करता है कई सारे देशों से, उसमें इंडोनेशिया भी आता है याद रखना, तो भारत में पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है जो कि अरुणाचल प्रदेश में होगी, और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। याद रखना पहली पाम ऑयल, याद रखिएगा भाई, अरुणाचल प्रदेश में होगी। गूगल द्वारा, गूगल की एक कंपनी है जिसका नाम है डीप माइंड के द्वारा एक एआई गेमिंग एजेंट बनाया गया है, और ये गेमिंग एजेंट जो होगा आप इसके साथ गेम खेल सकते हो। ये एआई होगा, जैसे कोई टीचर एआई से बनेगा और वो आपको पढ़ा सकता है, कोई डॉक्टर एआई से होगा वो आपका इलाज कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगी, और एआई से टीचर जो बनी आइरिस के नाम से वो केरला में है, और एआई से जो गेमिंग एजेंट होगा उसका नाम सीमा होगा। ये गूगल डीप माइंड कंपनी द्वारा बनाया गया है सीमा। चुनाव आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन घोषित किया गया है? देखो यहां पर चुनाव आयोग ने चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से प्रमोट करा जा सके, चुनाव के लिए टर्नअराउंड बढ़ाया जा सके, तो हमारी एक पैरा आर्चर है, विजेता है, कई सारे मेडल जीतती है, आर्चरी की खिलाड़ी है, डिसेबल्ड खिलाड़ी है, शीतल देवी के नाम से उनको यहां पर राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन घोषित किया है इलेक्शन कमीशन ने। नेपाल सरकार ने पोखरा को किस तरह की राजधानी के रूप में डिक्लेयर किया है? देश की जो राजधानी है वो तो काठमांडू ही होगी नेपाल की, लेकिन नेपाल की जो टूरिज्म कैपिटल होगी, जो यहाँ की पर्यटन राजधानी होगी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा वर्ल्ड स्केल पर, विश्व स्तर पर बहुत सारे देशों को अट्रैक्ट करने के लिए सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटीज जो होनी चाहिए बेहतर की जाएंगी। टूरिज्म कैपिटल के रूप में नेपाल की राजधानी पोखरा होगा। हाल ही में किस घटना के कारण आइसलैंड के दक्षिणी क्षेत्र में, यहां पर याद रखना, आपातकाल की स्थिति बन गई और उसकी घोषणा कर दी गई आइसलैंड सरकार के द्वारा? याद रहे कि सर यहां लगातार वॉल्केनो जो हैं उनका एरप्शन होता है, यानी वॉल्केनिक ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है, और ये लगातार होने की वजह से यहां पर इमरजेंसी की डिक्लेयर आइसलैंड देश में कर दी गई है। हाल ही में भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या होगा? सेशल्स एक देश है जो कि अफ्रीका में आता है, लेकिन जब आप इंडियन ओशियन में नीचे की तरफ जाएंगे तो ये देश मिलेगा हमें, मॉरिशस मिलेगा, सेशल्स मिलेगा, आइलैंड कंट्रीज हैं। तो सेशल्स जिसकी राजधानी विक्टोरिया है बेसिकली, तो भारतीय और सेशल्स की सेना के बीच में जो अभ्यास होगा इस बार सेशल्स में होगा, वो इसका नाम है लमितीय 2024। इसका नाम लमितीय होगा, याद रखना 2024 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है हमारा। मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा यहां पर संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? तो संगीत कला निधि अवार्ड जो है वो दिया गया है टी.एम. कृष्णा को, यहां पर याद रखिएगा। तो टी.एम. कृष्णा जो होंगे वो संगीत कला निधि अवार्ड जो है उसके विजेता होंगे। इस बार का पुरस्कार उन्हें दिया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां होगा जहां पर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बनी चीजों को सर्व किया जाएगा आपको, यानी कोई सही व्यक्ति हो या फिर कोई पेशेंट हो, किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने वाला व्यक्ति हो, वो सभी उसका खाना खा सकते। इसको सर्टिफाइड किया गया भारत के पहले आयुर्वेदिक कैफे के माध्यम से, जो कि दिल्ली में स्थित होगा, दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित होगा, पहला आयुर्वेदिक कैफे होगा। मंगल ग्रह पर खोजे गए विशाल ज्वालामुखी का नाम क्या होने वाला है? तो पृथ्वी पर ज्वालामुखी हैं, हम जानते हैं भारत में एक ज्वालामुखी जो फिलहाल सक्रिय नहीं है
और वो अंडमान निकोबार में आता है। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के ज्वालामुखी, आइसलैंड के अंदर लगातार एरप्शन हो रहा है उनका। लेकिन मंगल ग्रह पर जो ज्वालामुखी खोजा गया उसका नाम है नॉक्टिस वोल्केनो। नॉक्टिस वोल्केनो नाम दिया गया, जो मंगल ग्रह के साउथ साइड में होगा। हाल ही में अगर कोई चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट जो एमपी का चुनाव लड़ेगा इस बार, अगर आप उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। यानी आप अपने कैंडिडेट के क्रिमिनल इंफॉर्मेशन को जान सकते हो। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन 2024 में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव का आयोजन करने वाला है। महिला प्रीमियर लीग यानी महिलाओं का आईपीएल जिसे कहा जाता है, उसका दूसरा सीजन समाप्त हो चुका है। और आप जानते हैं इस बार जो टीम बेंगलुरु है, जिसने कभी आईपीएल नहीं जीता है पुरुषों का, लेकिन महिलाओं के अंदर सेकंड सीजन में ही जीत मिली है उसे। स्मृति मंधाना की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हराकर मुंबई वुमेन्स ने, जबकि मुंबई इंडियंस ने अपना पहला सीजन जीता था, जो लास्ट ईयर पहली बार महिलाओं का आईपीएल हुआ था। पोलैंड की एक मिठाई है बेसिकली, याद रखिएगा। और पोलैंड की जो मिठाई है ये बेस्ट पनीर की डिश बनी है इस बार, जबकि दिल्ली की माफ कीजिएगा, भारत की रसमलाई जो वो पनीर की कैटेगरी के अंदर सेकंड नंबर पर रही है। और यहां पर याद रखना, सेकंड नंबर पर है भारत की रसमलाई और पहले नंबर पर है पोलैंड देश का सैरनिक बोला जाता है इसे। 2024 में लगातार दूसरे वर्ष एशिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? देखो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, क्योंकि हम हैप्पीनेस डे मनाते हैं हर साल 20 मार्च को, याद रखना, और इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स आई है जिसमें फिनलैंड देश लगातार 7वीं बार 2024 की इस रिपोर्ट में फिनलैंड देश दुनिया का सबसे खुशहाल है। और भारत अभी भी 126वें नंबर पर है। लास्ट ईयर और उससे पहले भी भारत 136 से 126 पर आया था, अब की बार भी 126 नंबर पर, जबकि अफगानिस्तान 143 सबसे पीछे है। और ये रिपोर्ट याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नाम की संस्था बनाती है इसे। और यह भारत के अंदर जो खुशहाल देश होंगे उसमें माफ कीजिएगा, एशिया के अंदर तो उसमें 30वें नंबर पर सिंगापुर आता है। यानी एशिया में इससे 30 टॉप के 30 में एक देश सिंगापुर है और बाकी कोई भी देश एशियाई कंट्रीज के अंदर नहीं होती है। और फिनलैंड दुनिया में नंबर 1 पर होगा। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पदभार किसे मिला? याद रखना, सीपी राधाकृष्णन जो होंगे, मैंने बताया झारखंड के जो राज्यपाल है उन्हीं को दिया गया है तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में, जब उन्होंने टी सौंदरराजन का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वीकार कर लिया। और आज का आखिरी सवाल है यहां पर कि हाल ही में यहां पर रौद्र सातविक्रम के लिए सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जो लेटेस्ट वाला यानी कि 2023 वाला 2024 में दिया जाएगा, इसका नाम है सरस्वती सम्मान। आपको याद रखना है 2023 वाला 2024 में दिया जाएगा। और ये किसे मिलेगा? तो यहां पर याद रखो, एक मलयालम पोएट है, यानी मलयालम जो केरला की भाषा है, भारत के केरल की और लक्षद्वीप की, वहां की प्रभा वर्मा जो होंगी उनको ये सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले 2022 वाला जो 2023 में आया था वो शिव शंकरी जो तमिल लेखिका थी, तमिलनाडु से रिलेट करती थी तमिल भाषा से, उनको दिया गया था। और अब की बार मलयालम की प्रभा वर्मा को दिया जाएगा। ये इस सप्ताह के बेस्ट 50 क्वेश्चन हैं, इनको कर लीजिएगा। और अगले सप्ताह तो हम वीकली करंट करेंगे ही, लेकिन याद रखिएगा पूरे महीने का जो रिवीजन होगा टॉप 100 के रूप में वो भी लेकर आऊंगा। और 3 महीनों का कंबाइंड रिवीजन जो तीनों महीनों का होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, वो भी लेकर आऊंगा आपके लिए लाइव क्लास में। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा और अपने रिवीजन को बेहतर बनाइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।